हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में हम लोग जीके जीएस विथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं जो कि जियोग्राफी से भी है और करंट से भी रिलेटेड है। हाल ही में खबरों में रहा चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपको दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख या फिर छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में खबरों में रहा चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, आपका इसका सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में ये रहा है। आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य एक उच्च ऊंचाई वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। आपको पता ही होगा लद्दाख जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें केवल 2 जिले हैं, एक है लेह, तो वहीं पर ये स्थित है और पूरे भारत का ये सबसे बड़ा जिला भी है। चांगथांग पठार के लद्दाखी सहायक क्षेत्र में ये स्थित है। यह तिब्बती जंगली गधों के साथ साथ दुर्लभ काली गर्दन वाले सारस की आबादी के लिए भी भारत के कुछ स्थानों में से एक महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम बायोमास होता है? जियोग्राफी का क्वेश्चन है। झील पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र या फिर तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। इन चारों में से सही ऑप्शन आप लोग गेस करिए। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है। आइए इसका भी हम लोग फैक्ट देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर भी हो जाए और साथ ही साथ ज़्यादा टाइम के लिए याद भी रहें। वन पारिस्थितिकी तंत्र में कुल बायोमास का सबसे बड़ा बायोमास हम लोग को देखने को मिलता है जो कि पूरे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का लगभग 70% प्रतिनिधित्व करता है। सबसे कम कहाँ पर पाया जाता है अगर जो पूछा जाए तो वो रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे कम या न्यूनतम बायोमास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पृथ्वी के कालक्रम से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित युग को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है, फर्स्ट है मायोसीन, सेकंड है प्लियोसीन, थर्ड है प्लेस्टोसीन और चौथा है होलोसीन। तो इन चारों में से कौन सा युग सबसे पहले आया और अभी कौन सा है? तो इसमें जो आंसर होगा ये कूट के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, 1 2 3 4 या 3 2 4 इस तरीके से। तो पहला जो युग था वो था मायोसीन, इसके बाद प्लियोसीन हम लोगों को देखने को मिलता है, इसके बाद प्लेस्टोसीन और अभी हाल फिलहाल यानी कि वर्तमान में हम लोग होलोसीन युग में रह रहे हैं। तो मायोसीन से स्टार्ट होता है और अभी हम लोग होलोसीन में रह रहे हैं। तो ये 1 2 3 और 4 यानी कि हम लोगों का ये ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर युग्म दिए गए हैं, कुछ वन्य अभ्यारण्य हैं और उनसे जुड़े राज्य आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तुंगारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, कांजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य केरल, वुडवुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। इन तीनों में से कौन सा जो मिलान है वो सही है या कौन सा युग्म है वो सही है? तो आइए देखते हैं। तुंगारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तो ये आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये महाराष्ट्र में कांजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य और वुडवुर ये दोनों आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हम लोगों का गलत है, केवल थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो युग्मों के अनुसार कौन सा सही है? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए, केवल यही सही है। आइए इसका भी देख लेते हैं। तुंगारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो महाराष्ट्र में है। कांजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो तमिलनाडु में है। वुडवुर पक्षी अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हम लोगों का। रास बिहारी घोष, भूपेंद्र नाथ बोस, चित्तरंजन दास, अंबिका चरण मजूमदार। तो कौन से थे जो मोतीलाल नेहरू जी के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, चित्तरंजन दास जी थे मोतीलाल नेहरू के साथ। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को भारत में गठित एक राजनीतिक दल थी। 2 सबसे महत्वपूर्ण जो नेता थे वो थे इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू जी। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस जानवर की सुरक्षा के लिए की गई थी? बंगाल टाइगर्स के लिए, हिम तेंदुआ के लिए, एशियाई शेर के लिए या एक सींग वाले गैंडे के लिए? इसमें जो सही आंसर हम लोगों का होगा ये बंगाल टाइगर्स यानी कि टाइगर्स के लिए। यहाँ पर इंडिया में बंगाल टाइगर्स ही पाए जाते हैं तो बंगाल लग गया है तो ये नहीं।
जिम कॉर्बेट की जो स्थापना थी वो टाइगर्स की सुरक्षा के लिए की गई थी, हिम तेंदुआ या एशियाई शेर नहीं, ना ही एक सींग वाले गैंडे के लिए। चलिए जिम कॉर्बेट से रिलेटेड कुछ तथ्य देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना मुख्य रूप से बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही है, बाकी 3 गलत हैं, केवल एक सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, या भारत का अटॉर्नी जनरल राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, या भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इन चारों में से आप लोग, आंसर तो इजी है, गेस कर ही लिए होंगे। प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं होते, अटॉर्नी जनरल भी नहीं, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसे फैक्ट देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यालय राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक कार्यालय होता है, और भारत के उपराष्ट्रपति जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इसके सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है संविधान में, तो वो है अनुच्छेद 63 के अनुसार। ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। डोगरी भाषा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या फिर असम। तो डोगरी भाषा जो है वो मुख्यतः जम्मू और कश्मीर, यानी कि यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। आइए और देखते हैं कुछ फैक्ट्स। डोगरी भाषा मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। यह एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारत में लगभग 5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है, और इसे 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस पॉइंट को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान सभा के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 17। तो कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत को समाप्त करता है या अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो वो है अनुच्छेद 17। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है हम लोगों का वो ऑप्शन सही है। आइए और भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। संविधान का जो 17वां अनुच्छेद है वो छुआछूत को समाप्त करता है। 15वां अनुच्छेद की बात करता है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर ये भेदभाव का निषेध करता है। छुआछूत 17वें के हिसाब से, और 15वां भेदभाव मतलब भाषा, लिंग, जन्मस्थान इन सब के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। 14वां जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा और कानून का है पालन करने का। जो 42 है इस बात पर जोर देता है कि राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान गैंडे की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। कांजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या बन्नेरघट्टा। तो मैक्सिमम आप लोगों को पता ही होगा। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो गैंडे की आबादी के लिए प्रसिद्ध है वो कांजीरंगा है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, रणथंभौर राजस्थान, और बन्नेरघट्टा आपका कर्नाटक में बेंगलोर के पास स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया के 2/3 जो विशाल सींग वाले गैंडे हैं वो इसी पार्क में पाए जाते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, और यह पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है 1985 में, 1985 में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो इसमें से जो होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम है। आइए इसका पॉइंट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम भी सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर 68 व्यक्ति हैं। तो सब घनी आबादी
जो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं तो उसमें भी कम है, और साथ ही साथ वहाँ के निवास करने वाले में भी सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? तो जाहिर सी बात है ये प्लेइंग से रिलेटेड यानी कि खेल से रिलेटेड है, तो कौन होंगे? महेश भूपति, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या लिएंडर पेस। तो ये जो आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, ये है आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक हैं। प्रोजेक्ट विश्वजीत का उद्देश्य है, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विश्वजीत का उद्देश्य क्या है? भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विनिर्माण केंद्र बनाना, या फिर मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप भारत को एक रक्षा केंद्र बनाना, या फिर आईआईटी को विश्व रैंकिंग के शीर्ष में लाना, या नवोन्मेषी और इच्छुक स्टार्टअप के पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की सुविधा सुरक्षा प्रदान करना। तो विश्वजीत यानी कि पूरे वर्ल्ड में स्थापित करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, थर्ड ऑप्शन आईआईटी को वैश्विक रैंकिंग पर शीर्ष में लाने के लिए प्रोजेक्ट विश्वजीत को स्थापित किया गया है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। आईआईटी को वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों की सूची में डालने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको एमएचआरडी बोलते हैं, के द्वारा प्रोजेक्ट विश्वजीत नामक एक प्रयास के रूप में, पुनरुत्थान के रूप में देखा जाता है। जब 2016 में इस पहल की परिकल्पना की गई थी तो इसका उद्देश्य 7 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों यानी कि आईआईटीज़ को लेकर के वैश्विक शैक्षणिक रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर पहुँचाना था, जो इसका हिस्सा होंगे। यहाँ पर 2016 में इसकी परिकल्पना की गई थी। अभी ये परियोजना के हिस्सा हैं वो हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी रुड़की कानपुर। ये सातों के सातों इस परियोजना का हिस्सा हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। ALMA एक खगोलीय इंटरफेरोमीटर है जो कि स्थित है कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी, ग्वाटेमाला, अल्जीरिया, चिली। तो अभी हाल फिलहाल की घटनाओं को देखते हुए जैसे कि भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यू पापुआ गिनी में है, ग्वाटेमाला, अल्जीरिया या फिर चिली में। तो ये जो है ALMA खगोलीय इंटरफेरोमीटर, ये आपका चिली में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। आइए इसका जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, इसका नाम है ALMA यानी कि अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 66 रेडियो दूरबीनों का एक खगोलीय इंटरफेरोमीटर है। अब ये काम क्या करता है? तो ये क्या करेगा कि स्टेलीफेरस युग के दौरान तारे के जन्म पर जानकारी प्रदान करेगा और स्थानीय सितारे और ग्रह निर्माण की जो है विस्तृत इमेजिंग प्रदान करेगा। ये काम कैसे करता है? तो जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य होते हैं पर विद्युत चुंबकीय विकिरण का ये निरीक्षण करते हैं। पौधे में नाइट्रोजन और नाइट्रेट अवशोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन कथन में से कौन सा सही है या कौन से सही है, यानी कि दोनों सही हैं। नाइट्रेट अवशोषण की जो है पूरी प्रक्रिया जड़ों में होती है। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट दिया है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है। तो इसमें से कौन सा सही है? नाइट्रेट अवशोषण की प्रक्रिया क्या जड़ों में होती है, या फिर नाइट्रोजन क्लोरोफिल होते हैं, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है? तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों पॉइंट ही सही हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरोफिल जो होते हैं वो अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा होते हैं, और साथ ही नाइट्रेट का जो अवशोषण होता है वो पौधों में जड़ों के द्वारा ही होता है। उपरोक्त कथन में से यहाँ पर हो जाएगा दोनों सही, तो यहाँ पर हम लोगों का सी ऑप्शन सही होगा। ए और सी कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसका दोनों ही कथन सही हैं। नाइट्रेट अवशोषण की पूरी प्रक्रिया जड़ों में होती है, इसीलिए इसे सर्वोत्तम ढंग से संपन्न करने के लिए एक अच्छी तरह से विकसित जड़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस देश या संगठन ने हाल ही में अंतरिक्ष स्थिरता के लिए योजना शुरू की है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति बनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं COPUOS, या फिर USA ने ये अंतरिक्ष स्थिरता के लिए योजना शुरू की है, या फिर बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि UNOOSA, या फिर UK। तो इन चारों में से संगठन पूछा है, तो ये 2 संगठन हैं, और सेकेंड और थर्ड दोनों देश हैं। तो देश या संगठन किसने शुरू किया है अंतरिक्ष स्थिरता के लिए योजना अभी हाल फिलहाल में? तो ये शुरू किया है UK ने। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है।
ये मतलब अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है जो कि करंट से रिलेटेड है। आइए इसका जो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यूके ने सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन के सहयोग से लंदन में अंतरिक्ष स्थिरता के लिए चौथे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और एक नई अंतरिक्ष स्थिरता के लिए योजना लॉन्च की है। अब इस योजना का जो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है वाणिज्यिक उपग्रहों की बीमा योग्यता, लाइसेंसिंग और विनिमय के लिए एक वैश्विक वाणिज्यिक ढांचा स्थापित करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा ज्वालामुखी से रिलेटेड, ज्वालामुखी और भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जियोग्राफी में 100 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने हैं। तो मिलते हैं उसी टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।